हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त SP सुंडा और फिर से लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की एक शानदार क्लास। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अंतिम पड़ाव में हम लोग बैटरीज पढ़ रहे थे। हमने कहा था बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी। उन्हीं में प्राथमिक बैटरी अपन कर चुके हैं। आज करेंगे सेकेंडरी बैटरी, जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। तो अपना पाठ शुरू करने से पहले, अपना लेसन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो पीछे हैंड रिटन नोट्स दिख रहे हैं, ये नोट्स आपको चाहिए, तो फिर आप हमारी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी जो एप्लीकेशन है BCS एकेडमी, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ पर आपको उचित मूल्य में, बिल्कुल थोड़े से पैसों में आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप हो सके तो मोबाइल में पढ़ लीजिए या फिर प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इधर उधर की बातें किए बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत। सेकेंडरी बैटरीज में आपके सामने स्क्रीन पे है सीसा संचायक सेल। ये जो सीसा संचायक सेल होता है, ये इन्वर्टर बैटरीज में होता है, गाड़ियों की बैटरीज में होता है, उनके बारे में है ये पूरा। तो समझिए क्या है कि सीसा संचायक सेल में लेड और लेड डाइऑक्साइड PbO2 और लेड यानी Pb से बना संचायक सेल है। सीसा संचायक सेल के जिन ग्रिड में, ये ग्रिड है सर, ये ग्रिड है, ये इनको ग्रिड बोलते हैं, कि जिन ग्रिड में Pb भरा होता है वो एनोड का कार्य करते हैं। देखिए इस ग्रिड में ये और ये, इनमें क्या भरा हुआ है? Pb। तो जिनमें Pb बराबर, वो किनका काम करेंगे? एनोड का काम करेंगे जी। देखिए ये वाले, ये जो है ना, ये पहला, इस चित्र में ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो ग्रिड है, इनमें Pb बराबर यानी लेड बराबर है, ये एनोड का काम करते हैं। और जिन ग्रिड में PbO2 बराबर है वो कैथोड का कार्य करते हैं। ये रहा जी, ये वाले जो एकांतर क्रम में बना रखे अपन ने, इनमें PbO2 बराबर है। तो जिनमें लेड डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड भरा है, वो कैथोड का कार्य करते हैं। और ये जो डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये विद्युत अपघटय का काम करता है जी, विद्युत अपघटय का काम करता है। तनु H2SO4 का मतलब है ये 38% तनु H2SO4 होता है। 38% का क्या मतलब है? यानी अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर विलियन है, किसका? H2SO4 का, पानी के साथ, तो उसमें 38% भाग तो होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, बाकी का भाग होगा पानी का। तो डाइल्यूट H2SO4 विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये इसका चित्र और इसकी जो बनावट है वो अपन लोगों ने समझ ली है। इसके बाद में हम इसकी क्रियाविधि वगैरह पढ़ेंगे, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो रोककर अगर आप खुद मेहनत करके नोट्स बनाना चाहते हैं कि सर एप्लीकेशन से लेंगे, पैसा लगेगा थोड़ा सा, तो हम चाहते हैं कि खुद ही बना लें, तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। वीडियो रोक के आराम से आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है सब कुछ, आप लोग ये नोट्स तैयार कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं जी। जी चलिए देखो, आगे सीसा संचायक सेल के बारे में लिखा है कि सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघटय के रूप में 38% सांद्रता वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा है, जो अभी अब मैंने आपको बताया। सीसा संचायक सेल में लेड का ऑक्सीकरण, भाई एनोड है वो लेड का बना है तो ऑक्सीडेशन होगा,
और PbO2 का अपचयन होता है। PbO2 का क्या होता है? रिडक्शन माने अपचयन। डिस्चार्ज के समय संचयक सेल में उपस्थित जो आयन है उनकी सांद्रता यानी संख्या वो घटने लगती है सर, और सेल जब धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी जब हम सेल को, सीसा संचयक सेल को उपयोग में ले रहे हैं, चाहे गाड़ी चलाने के उपयोग में ले रहे हैं या घर का कोई इंस्ट्रूमेंट चलाने के काम में ले रहे हैं, यानी वो जब डिस्चार्ज हो रहा है, हम उसको उपयोग में ले रहे हैं तो वो डिस्चार्ज होगा। उन रिएक्शंस में क्या होगा? आयनों की संख्या घटेगी। ये जो प्लस माइनस आयन जितने भी होंगे वो उदासीन होने लग जाएंगे। ठीक है जी। और जब इसको वापिस चार्ज करना है तो विद्युत के संपर्क में लाना है, तो सेल में उपस्थित जो आयनों की सांद्रता है वो धीरे धीरे वापिस बढ़ने लगेगी और सेल फिर से चार्ज हो जाएगा। तो ये इसकी भाषा और चित्र तैयार हो गए। अब पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि। क्या पढ़ते हैं जी? क्रियाविधि। जी देखिए जी, इसको मैं सेट कर लेता हूं ताकि अपन अच्छे से दिख जाए। चलिए 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 चलिए, ये लीजिए जी, ये देखिए क्रियाविधि में आपको यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, हालांकि उसका भी मैं भी उपाय बता दूंगा। सिंगल मेहनत से 4 गुना शिकार करेंगे सर, ध्यान दीजिए। देखो होता क्या है, पहले पढ़ेंगे डिस्चार्ज के समय, यानी जब हम सीसा संचयक सेल को उपयोग में ले रहे हैं तब क्या होता है जी, सुनो। एनोड किसका बना हुआ था? पीबी का। अब एनोड पीबी का बना हुआ है तो जो SO4 आयन है उनसे क्रिया कर लेगा। अब सर दिमाग लगाइए कि SO4 आयन कहां से आया? डाइल्यूट H2SO4 लिया था तो वो एसिड है तो H प्लस और SO4 में टूट जाएगा, तो Pb कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है सर, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो गया जी। ठीक है। Pb पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना लेगा Pb2+। समझ पा रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो Pb ने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो बन गया Pb2+। Pb2+ और SO4 आपस में जुड़े और बन गया PbSO4, तो ऑक्सीकरण हो गया। एक तरीका तो ये ऑक्सीकरण समझने का कि PbSO4 में बदल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और इलेक्ट्रॉनों का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। एक तरीका है ऑक्सीकरण अंक का कि Pb का ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है जी, यहां पर Pb का ऑक्सीकरण अंक +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड बना हुआ था PbO2 का, और जो एसिड के H+ है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और SO4 तो विद्युत अपघटे हैं तो मिल ही जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए वो, और ये सब आपस में क्रिया करेंगे और ये भी बदल जाएंगे PbSO4 और 2H2O में। अब ध्यान दो जी, अपने एक चीज लिखी थी कि जब सेल डिस्चार्ज होता है तो आयनों की संख्या घटती है, आयनों की सांद्रता घटती है। तो देखो, चाहे एनोड है चाहे कैथोड है, यहाँ आयन था, प्रोडक्ट में कोई आयन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन है जो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, तभी हम कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो, आयन था वो गायब हो गया, उदासीन बन गया। यहाँ देखो, ये आयन था, ये आयन था, तो ये बिना आयनों की स्पीसीज बन गई, यानी आयनों की संख्या प्रोडक्ट में देख लीजिए नहीं है, तो आयनों की संख्या घट रही है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। हमें इसको जोड़ के, हमें इन दोनों को जोड़ के बनानी है नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन का मतलब है कुल अभिक्रिया, या यूं कहूं सेल अभिक्रिया। तो देखो जोड़ेंगे किस तरह से वो सुनना सर आप, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि थोड़ा आपके समझ में आ जाए वापिस। देखो सर, हमें तैयार करनी है इसकी कुल अभिक्रिया। अब जो सेम होता है ना उसको काट देते हैं, तो काटने के लिए तो देखो सर ये बचा, बस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया। अब देखो, ये 4H+ और SO4- और एक ये रहा SO4 तो 2 तो हो गए अपने पास SO4 और 4 हो गए हाइड्रोजन।
इन सबको जोड़ के अपन बना लेंगे 2H2SO4, एक जगह लिख देंगे जोड़ के। समझ पा रहे हो भाई, तीर के निशान के बाईं तरफ अणु को ऐड करना है, तो बाईं तरफ में ये ऐड होंगे, तो इसको इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे तो दो अणु बन जाएंगे H2SO4 के। डायरेक्ट लिख दिया, यहां से Pb आ गया, यहां से PbO2 आ गया। राइट साइड में चलो, एक PbSO4 यहाँ एनोड पे बन रहा है, एक कैथोड पे बन रहा है, तो दोनों को एक जगह लिख दिया तो 2 PbSO4 हो गए, और यहाँ पर 2 जल के अणु, तो ये अपनी नेट रिएक्शन हो गई जी। ये तो है डिस्चार्ज के समय। अब अभी क्या लिखेंगे, चार्जिंग के समय एनोड कैथोड पर क्या अभिक्रियाएं होती है। आपको हिंट दूं जरा सा, कुछ भी नहीं करना सर, ये जो आपने डिस्चार्ज के समय एनोड की अभिक्रिया दी है इसको उलट दीजिए, और कैथोड की जगह जो आपने अभिक्रिया लिखी है इसमें उत्पाद को अभिकारक की जगह लिख दीजिए, अभिकारक को उत्पाद की जगह लिख दीजिए, यही अभिक्रिया चेक करिए। देखो एनोड पर डिस्चार्ज के समय क्या हो रहा है, डिस्चार्ज के समय एनोड पे क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा था, Pb प्लस SO4 2 माइनस बदल रहा था PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, यहां देखो विपरीत है। ये जो यहां प्रोडक्ट है उसको अपने अब के बार रिएक्टेंट अभिकारक की जगह दिख दिया, उलट दिया भाई, तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, Pb प्लस SO4 2 माइनस, ये रहा Pb प्लस SO4 2 माइनस। सेम चीज इसमें होगी कैथोड पे, इसमें जो उत्पाद था वो विकारक में लिखेंगे PbSO4 प्लस 2H2O, ये रहा PbSO4 प्लस 2H2O। ये जो रिएक्टेंट थे इनको एक जगह देखो, ये रहा, ये लो जी, सेम चीज को अपन ने प्रोडक्ट में लिख दिया। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो ये जोड़ के लिख दोगे, ये उलट के लिख दोगे। अब रही बात सेल अभिक्रिया की, तो इसी को उलट दो, ये दोनों को रिएक्टेंट में लिख दो, ये प्रोडक्ट में लिख दो, ये रहा, ये लो जी, सेम चीज है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले जब डिस्चार्ज हो रहा है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, चार्ज करेंगे तो विद्युत ऊर्जा से वही केमिकल एनर्जी वापस आ जाएगी, फिर बदलेंगे तो ये क्रम चलता रहेगा, डिस्चार्ज चार्ज का, डिस्चार्ज चार्ज का। तो ये अपने, अब लास्ट में देख लेते हैं उपयोग। उपयोग है जी इनका मोटर गाड़ियों में, किनका, शीशा संचायक सेल का, और इन्वर्टर की जो बैटरीज है उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड क्लासेज के हिसाब से, शीशा संचायक सेल बोर्ड क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अब अपन पढ़ेंगे बैटरीज के बाद में संक्षारण। क्या पढ़ेंगे, कोरोजन, संक्षारण जी। ये लीजिए जी, कोरोजन या संक्षारण, ये टॉपिक बेटा अपन ने 10वीं में भी आया था अपने, और हम समझते भी है सब। कोरोजन भाई देखो जी, कोरोजन का मतलब है, संक्षारण का मतलब है जितनी भी मेटल्स है, जो एक्टिव मेटल्स है, वो आपके वायुमंडल में उपस्थित एयर में जो गैसेज है उनसे क्रिया कर सकती है। जो फ्यूम है, जो वाष्प है, जलवाष्प वायुमंडल में, उससे क्रिया कर सकती है। किसी एसिड बेस के संपर्क में, साल्ट के संपर्क में आके उससे क्रिया कर सकती है। तो जितनी भी मेटल्स है वो अगर नमी से, जल से, गैस से, वायु से क्रिया कर ले और संसारित हो जाए, उनका यानी टूटना या खराब होना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं संक्षारण होता है। जैसे पढ़ लेते हैं सर कि कोरोजन क्या है, कि जल या नमी या वायु की उपस्थिति में जो मेटल्स है उनकी सतह पर उनके किनके, उन मेटल्स के या तो ऑक्साइड बन जाएंगे या दूसरे लवण बन सकते हैं। वो लवण कौन से हो सकते हैं, सल्फाइड लवण हो सकते हैं, सल्फेट के रूप में हो सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में। सल्फाइड जैसे ZnS लिखा अपन ने, तो जिंक के ऊपर सल्फर से सल्फाइड बन गया, सल्फेट, आयरन सल्फेट SO4 2 माइनस जुड़ जाएगा, बात ये है। कार्बोनेट CO3 2 माइनस जुड़ जाएगा, सल्फाइड में S जुड़ जाएगा। उनकी परत का चढ़ना क्या कहलाता है, कोरोजन
यानी संसारण। समझ में आ रहा? आसान सी भाषा है सर। ठीक है, अब एक कोरोजन के एग्जाम्पल है, लोहे पर जंग लगना, कि लोहे को जब खुली वायु का मतलब यहां पर है, खुले मौसम का मतलब यहां पर यह है कि लोहा जब एक तो नमी या जल के संपर्क में आए और एक वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो ये बना लेता है Fe2O3 H2O, जिसे अपन बोलते हैं जंग, काठ। लोहे की वस्तुएं, लोहे की खिड़कियां, लोहे के उपकरण अगर हम खुले में छोड़ दे तो उन पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे अपन जंग कहते हैं। तो ये भी संसारण का एग्जाम्पल है। चांदी एजी, चांदी की जो वस्तुएं हैं वो काली पड़ जाती है जी। और कॉपर और पीतल है, पीतल क्या होता है जी? मिश्र धातु, धातु नहीं है ये, मिश्र धातु। कौन सी धातु का समांगी मिश्रण है? तांबा प्लस जिंक का, तांबा और जिंक का समांगी मिश्रण है। कौन है जी? पीतल। तो इस पे बर्तन है, उन पे हरे धब्बे, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये अपन ने 3 एग्जाम्पल्स देखे कोरोजन के, संसारण के, जो डेली लाइफ पे अपने चारों तरफ घटते रहते हैं। लोहे के पुल है, लोहे की पटरियां हैं, लोहे की मशीनें हैं। ये सारी चीजें अगर खुले में कलर नहीं किया हुआ है, ग्रीज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इनका कोरोजन हो सकता है, ये खराब हो जाएगी। चलिए, आपसे निवेदन यही रहेगा कि चीजें समझ में आ रही है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। चलिए, देखिए जी, अब अपन पढ़ रहे हैं आयरन के संसारण को, थोड़ा विस्तार से पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट भी है बोर्ड के हिसाब से। यानी लोहे पर जो जंग लगने की विक्रिया, हालांकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, फिर भी विज्ञान जितना इसको समझ पाया है उतना अपन यहां थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। चमत्कार ये है कि लोहे पर जंग लगना एक तरह से विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है। ये मतलब सेल की तरह विक्रिया हो जाती है। कैथोड एनोड होते हैं इसमें यार। देखो नेचर में कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, विज्ञान सिर्फ उनको समझने की कोशिश कर रही है जी। देखिए, ये कह रहा है आयरन का संसारण किस तरह होता है। तो देखो, जैसे लोहे की वस्तु पड़ी है सर, ये चलो 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 चलो, देखो ये कोई लोहे की वस्तु है जी, ठीक है, लोहे की वस्तु है, यानी Fe, आयरन की वस्तु। ये पानी के संपर्क में भी है, ये H2O है, जल। और ये जल की कोई बूंद दिखा रखी है, अपन ने डायग्राम अच्छा सा बना रखा है, जल की बूंद, ठीक है। अब क्या होगा, वायुमंडल में तो सब गैसें हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब है। तो जो जल की बूंद है वो CO2 से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना सकती है। H2CO3 क्या होता है? कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, ठीक है जी। इधर क्या हो रहा है कि जो प्योर आयरन है, शुद्ध लोहा है, वो इन सब की उपस्थिति में आयनों में टूट रहा है सर, Fe2+ में टूट रहा है। अगर एक Fe2+ में बदलेगा, अगर Fe2+ आयन में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर 2 Fe होंगे तो 2 Fe2+ बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। ये लो जी, ये पढ़ेंगे अपन, क्रियाविधि में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा इधर पढ़ लेते हैं कि जो शुद्ध आयरन है वो नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर एनोड के समान कार्य करने लगता है।
कि जैसे ही लोहा नमी यानी पानी के, नमी यानी H2O के और वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी O2 के संपर्क में आता है तो एनोड की तरह काम करने लग जाता है। और आयरन के ऊपर जो अशुद्धियां मौजूद हैं वो कैथोड का काम करने लग जाती है। इस प्रकार विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। यानी जंग लगने में आयरन अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाई नेचुरली प्राकृतिक तौर पर वो एक सेल का काम करने लग जाता है। और कौन से सेल का? विद्युत रासायनिक सेल की तरह। अब कैसे वो समझते हैं, देखो कि जो नमी है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा कि जो नमी है वो वायुमंडलीय CO2 से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, H2CO3 का निर्माण कर लेती है। ये पढ़ा अपन ने। फिर ये कह रहा है H+ प्रदान करती है। H+ कैसे प्रदान करेगा भाई? एसिड बनेगा H2CO3 तो वो H+ दे देगा। वो H+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और उसे अपचयित कर देगा। उसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं जी, आपको अच्छे से और चीजें समझ में आ जाएगी। मैकेनिज्म और देख लेते हैं। आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को रोक के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, है ना, और या फिर नोट्स खरीद सकते हैं जी। ये देखिए जी, ये हो गई क्रियाविधि। मैकेनिज्म पढ़ते हैं जंग लगने की, समझते हैं। चलिए कि एनोड पे हमने क्या कहा था, खुद लोहा तो एनोड का काम करेगा। ये लीजिए जी, खुद लोहा। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी लोहा एनोड की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 2 Fe2+। अब बात करते हैं कैथोड की। हमने कहा था कैथोड का काम कौन करती है? जो अशुद्धियां वगैरह होती है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो। तो जो अपन ने कार्बनिक अम्ल की बात करी थी, हमने कहा था कि जो CO2 है वो जल से क्रिया करके H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बना, और अम्ल क्या दे देता है? H+। वो H+ ये रहे जी। कार्बनिक अम्ल के H+ और वायुमंडल की ऑक्सीजन, और जो एनोड से 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो सब मिलके जल के अणु का निर्माण कर लेते हैं जी। देखो 4 H+ है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो 4 H प्राप्त हो जाएंगे, और 2 ऑक्सीजन अपने पास है। 4 H और 2 ऑक्सीजन से जल के अणु बन जाएंगे जी। 2 में इसको संतुलित कर देता हूं, ये लो जी, 2H2O, 2 जल के अणु बन जाएंगे। अब हमें कुल अभिक्रिया देखनी है, कुल अभिक्रिया। कुल अभिक्रिया में क्या दे रखा है? देखो इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे जी। तो इधर क्या बचा? इधर बचा 2Fe+, ये रहा, O2 ये रहा, और 4H+ ये रहे जी। राइट साइड में क्या बचा? 2Fe2+, ये रहा, और 2H2O ये रहा सर। ये कुल जंग लगने की अभिक्रिया में क्रियाविधि हो गई सेल अभिक्रिया कि 2Fe है वो Fe2+ में बदल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीकरण हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो अपचयन हो रहा है, अपचयन, और जल के अणु बन रहे हैं। अब ये कह रहा है, सर ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना ले साथ साथ। ठीक है जी। जी अब देखो, अब ये कह रहा है ये जो Fe2+ बन रहे हैं, नेट सेल अभी अपन ने देख ली, ये जो Fe2+ बन रहे हैं, ये 4 Fe2+, सुनना ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये 4 Fe2+, 3 ऑक्सीजन और 8 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेंगे आपस में।
Fe2+ 4, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए वो सुनना। एक Fe2+ को Fe बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। कितने चाहिए? 2। तो 4 को कितने चाहिए? 8। तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन लिए। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन Fe2+ के पास जाएंगे, 4 अपने पास देखो ये, और ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है, ये रही। तो सर हमें प्राप्त हो जाएगा 2Fe2O3, आयरन ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही आयरन का ऑक्साइड बनेगा, वो फिर जल के अणु के साथ क्रिस्टलन का जल जुड़ जाएगा। क्रिस्टलन का जल, काजल नहीं, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल। और ये जुड़ते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3, यहां डॉट है, अक्स H2, जिसे बोलते हैं जंग। और अक्स की वैल्यू 1 2 3 4 से अनंत तक कितनी भी हो सकती है। तो ये जंग लगने की पूरी प्रोसेस है। क्या है, थोड़ा रिपीट करा देता हूं, वापिस देखिए कि होता है क्या है। एनोड का काम करता है खुद लोहा, और वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ बना लेता है। कैथोड का काम करती है ऑक्सीजन और कार्बनिक अम्ल के H+, और वो इलेक्ट्रॉन, ये सब बना लेते हैं जल के अणु। 2 जल के अणु बन जाएंगे। ये अपन ने नेट रिएक्शन लिख दी। अब इस विद्युत रासायनिक सेल में ये जो Fe2+ बनते हैं, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलके बना लेते हैं आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड जल के अणु के साथ मिलके क्रिस्टलन का जल जुड़ जाएगा और बन जाएगा जंग। मतलब बात ये हुई कि जंग लगने की प्रोसेस थोड़ी जटिल है, पर आप 1 2 बार लिख के याद करोगे, याद हो जाएगा, आसान है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब लास्ट में देखो जी कि जो Fe2+ आयन बनेंगे नेट सेल रिएक्शन में, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आके बना लेंगे Fe2O3। और ये जो Fe2O3 है वो जल जुड़कर जंग का निर्माण कर लेते। जो अपने लिखा है ना Fe2O3, ये अक्स H2O से क्रिया कर लेगा, जुड़ जाएगा और बना लेगा Fe2O3 डॉट अक्स H2O। इसी को अपन कहते हैं जंग। ये जंग लग गई। अब संक्षारण से बचाए कैसे, तो ये सब जानते हो कि लोहे का अगर कोई मशीन है तो या तो ग्रीस का इस्तेमाल करो, पेंट पहना दो यानी कलर कर दो, रंग कर दो जी, या फिर वार्निश करो, संक्षारण से बचाया जा सकता है। कलर करने से कैसे बचेगा, जैसे मान लो ये पेन है वो लोहे का है, जंग से बचाना है, कलर कर देंगे, इसका मतलब जंग लगता किससे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, जल से और लोहे से। अगर हमने कलर कर दिया तो लोहा ना जल के संपर्क में आएगा, ना वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना लगेगा जंग। और जंग को टालना ही चाहिए ना, जंग अच्छी बात भी तो नहीं है। अधिक क्रियाशील धातु की परत आयरन पर चढ़ा दे तो संक्षारण से रोका जा सकता है। जैसे आयरन पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ा दें, जिंक जिसे जस्ता भी बोलते हैं, जंग से बचाया जा सकता है, उसे यसद लेपन बोलते हैं जी। तो एक अच्छा सवाल ये भी बनता है कि यसद लेपन किसे कहते हैं, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दें, तो फिर वहां पर उसे यसद लेपन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो, संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। यह घटना इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन, विद्युत लेपन हिंदी में बोलते हैं जी इसको। वो विधि क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन, कैथोडिक संक्षारण कहलाती है। एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। कौन? विद्युत लेपन। देखो सुनो, जंग लगना तो कैसी प्रक्रिया है? विद्युत रासायनिक। कैसी है? विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है। तो सर अपन ने ये पार्ट कर लिया है।
जी, एक मिनट, थोड़ी सी आपको एक जानकारी शेयर कर दें, उसके बाद अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे जी। देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम साफ साफ, एकदम साफ साफ, एकदम साफ साफ। देखिए जी, ये लीजिए, थोड़ा छोटा, तनिक छोटा बगल, ये लो जी सर। देखिए कि कक्षा 11-12 के हस्तलिखित नोट्स, वीडियोस, फुल एनसीईआरटी बेस्ड सभी टॉपिक्स के यूट्यूब वीडियो, नीट, आईआईटी, जेई, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, इनके लिखित नोट्स अगर आपको चाहिए या वीडियो चाहिए तो हमारी जो एप्लीकेशन है बीसीएस एकेडमी, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो अपना ये पार्ट पूरा है मेरी तरफ से। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल का, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो भी हम अपने आप समझ आएंगे। काम है वही टीचर का, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ लेना बिना बोले, यही तो प्रेम है। तो चलो, अपना पार्ट हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक्स गॉड, थोड़ा लंबा चल गया, बीच में थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियोज नहीं आए होंगे, पर अब लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। तो अपन ने 2 पार्ट कर लिए 12th केमिस्ट्री के। और भी अच्छे वीडियोज के लिए फिजिक्स की वीडियोज आपको लगातार मिल रहे हैं। एलसी कुमार सर बेहतरीन तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो बने रहिए। अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, एक्टिव रहिए। वीडियो देख के बस फ्री हैंड मत जाइए, निवेदन रहेगा, कमेंट करके जाइएगा। चलो फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।